ओके, वेलकम बैक टू स्टडी आउट ऑफ द बॉक्स। और इससे पहले हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को 2 पार्ट्स में कवर कर चुके हैं। होपफुली आपने वो वीडियोस देखी होंगी और वो वाला चैप्टर करके आप आ रहे हो इस वीडियो पे, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर क्लास 10th का, जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा था ये क्लास 10th की केमिस्ट्री में। और जैसे इसको एनसीईआरटी की बुक में खोलते हैं ना, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने लगती हैं एकदम से। तो एक एक करके सारी एक्टिविटीज़ को देखते हैं। पहली वाली तो बहुत ही ईजी है और इसको आप अपनी स्कूल की लेबोरेटरी में ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। इसमें आपको कुछ मटेरियल्स इकट्ठा करने हैं, कुछ सॉल्यूशंस जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 और इतने सारे हैं ये, जिसमें से कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, कुछ वीक एसिड्स हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और इन सब को आपको अलग अलग इंडिकेटर्स पर टेस्ट करके देखना है कि कैसे इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करते हैं जब वो एसिड्स के कांटेक्ट में आते हैं या बेसिस के कांटेक्ट में आते हैं। और ये पूरी टेबल आपको फिल करनी है ये एक्सपेरिमेंट करके। जब आप ये कर लोगे तो रिजल्ट कुछ ऐसा सा आएगा। ये टेबल होपफुली आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में देख रखी हो, और अगर नहीं देखी तो इसको अभी अच्छे से देख लो। तो ये वो इंडिकेटर्स थे जो बताते थे अपना कलर चेंज करके कि ये एक एसिड है या फिर ये एक बेस है। लेकिन अब हम उन इंडिकेटर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अपना ऑर्डर यानी कि अपनी स्मेल चेंज करके बताने वाले हैं कि ये एसिड है या फिर ये एक बेस है। और ऐसे इंडिकेटर्स जो कि अपनी स्मेल को चेंज करके बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो अब इस अगली एक्टिविटी में हमें क्या करना है ना, हमें कुछ फाइनली चॉप्ड अनियन लेने हैं। उस अनियन को हमें एक प्लास्टिक के बैग में रख देना है और उसी प्लास्टिक के बैग में हमें एक साफ़ कपड़ा भी डाल देना है। और इस प्लास्टिक के बैग को टाइटली बांध करके पूरी रात के लिए हमें फ्रिज में रख देना है। और जब हम अगले दिन इस बैग को खोल के वो कपड़ा निकालेंगे, तो अब उस कपड़े में प्याज की गंदी सी स्मेल होगी और वो हमारा इंडिकेटर के रूप में एक्ट करेगा। क्योंकि जब हम उस कपड़े को एसिड्स के कांटेक्ट में लाएंगे तब उसकी स्मेल चेंज नहीं होगी, लेकिन जब हम बेसिस के कांटेक्ट में लाएंगे तब उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा और भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जैसे कि क्लोव ऑयल और वेनिला एसेंस। अब एसिड्स और बेसिस के इंडिकेटर्स के बारे में जानने के बाद इस चैप्टर की जो आगे की 2 एक्टिविटीज़ हैं वो हमें बताएंगी कि एसिड्स और बेसिस मेटल के साथ कैसा रिएक्शन करते हैं। दोनों एक्टिविटीज़ को एक साथ करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। दोनों टेस्ट ट्यूब में जिंक ग्रैन्यूल्स को डाल देना है। जिंक एक मेटल है और इसके छोटे छोटे टुकड़ों को जिंक ग्रैन्यूल्स कहते हैं। और ये एक्टिविटी हम पहले भी कर चुके हैं अपने पिछले चैप्टर में। तो ये दोनों टेस्ट ट्यूब लिए हमने, इनके अंदर एक मेटल है। फिर हम एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे एक एसिड जो कि होगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरे वाले में डालेंगे एक स्ट्रॉन्ग बेस जो कि होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम देखेंगे कि ये जो दोनों हमारे सॉल्यूशन है, एसिड प्लस मेटल और बेस प्लस मेटल, इन दोनों पर कुछ बबल्स उठने स्टार्ट हो रहे हैं। बेसिकली ये बबल्स हैं हाइड्रोजन गैस के। इसी को हम टेस्ट करने के लिए इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते। हमें पहले इसको टाइटली सील करना होगा दोनों सोल्यूशन को, और ऊपर से एक पाइप को अटैच कर देना होगा इन दोनों में से। ठीक है, उस पाइप का एक एंड इस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा और दूसरा एंड होगा सोप सॉल्यूशन में। उस सोप सॉल्यूशन में जो गैस जाएगी यानी कि हाइड्रोजन गैस, वो सॉल्यूबल नहीं होगी उस सॉल्यूशन में। तो क्या करेगी वो गैस, ऊपर आ जाएगी वाटर सरफेस पर, और वहाँ पर ये एक बबल बना लेगी। ठीक है, उस बबल के पास जब हम एक कैंडल को बर्न करके लाएंगे तो वो कैंडल एक पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, जो कि इंडिकेट करता है दैट दिस इज अ हाइड्रोजन गैस। तो ये जो दोनों हमारे सॉल्यूशंस हैं, अगर हम इनको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड या बेस प्लस मेटल इज इक्वल्स टू, एक तो हाइड्रोजन गैस ये बनता ही है, दूसरा सॉल्ट बनता है। अब ये सॉल्ट वाली कहानी को समझने के लिए इनके एटॉमिक फॉर्म पर जाते हैं थोड़ा सा। देखो, ये है H2SO4 प्लस हमने इसमें जिंक किया है। ठीक है, हम पहले से जानते हैं कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर होता है हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में। तो ये जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, और जैसा कि हमने देखा भी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, और सेम ऐसा ही बेस के साथ भी होगा। यानी यहाँ पर रिएक्टेंट्स रहेंगे हमारे NaOH प्लस Zn, और प्रोडक्ट में आएगा सोडियम सॉल्ट यानी कि सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये जो एसिड्स हैं वो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो, कार्बोनेट्स को हम डिनोट करते हैं CO3 से, और इसकी वैलेंसी होती है 2।
चार्ज होता है इस पे -2 का, पर वैलेंसी तो 2 ही बोलेंगे। और ऐसे ही ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं इसको हम डिनोट करते हैं HCO3 से, और इसकी वैलेंसी होती है 1। एसिड्स के साथ इनका रिएक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में हम एक मेटल कार्बोनेट डालेंगे, दूसरे में एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालेंगे। मेटल हम यहाँ पर ले लेते हैं, सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम और कार्बोनेट का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे, तो पिछली क्लासेस में आप फॉर्मूला बनाना सीख चुके हो, ये आएगा Na2CO3। ठीक है, तो ये मेटल कार्बोनेट को हम एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। दूसरा है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी सोडियम को ही ले लेते हैं, तो ये आएगा NaHCO3। ठीक है, तो अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम एक एक एसिड डालेंगे। एक ही एसिड पकड़ लेते हैं, मान लो 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl अगर हम डाल रहे हैं दोनों में। तो अब थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में एक गैस इवॉल्व हो रही है। इस गैस को हमें अगेन पिछली वाली एक्टिविटी के जैसे एक सॉल्यूशन में उतार के देखना है और उसी से इसकी टेस्टिंग होगी। इस बार सॉल्यूशन जो लेंगे हम वो होगा लाइम वाटर। लाइम वाटर कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को। ठीक है, और जब हम पास करेंगे इस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो जो सॉल्यूशन है वो मिल्की होता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल्किश वाइट कलर आने लगेगा और आप ऑब्जर्व करोगे कि वो मिल्की हो गया है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये जो गैस है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जो हमें बताती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग हम कैसे कर सकते हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स। इसके अलावा दोनों टेस्ट ट्यूब्स में एक एक सॉल्ट भी बनेगा और वाटर भी अलग हो जाएगा। तो अगर हमें इनकी इक्वेशंस लिखनी हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि मेटल कार्बोनेट वाली जो इक्वेशन है उसमें Na2CO3 प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसको बैलेंस करेंगे तो ये कुछ ऐसा सा दिखेगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले टेस्ट ट्यूब की अगर बात करें तो इसका इक्वेशन कुछ ऐसा सा दिखेगा कि NaHCO3 प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस H2O प्लस CO3। इसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और ऑब्जर्व करी थी कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास किया था, लाइम वाटर क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, तो जब हमने इसको लाइम वाटर से पास किया था तो हमें मिला था कि वो मिल्की सा हो गया है, एक मिल्की सा टेक्सचर आ गया था। तो ये रिएक्शन क्या था, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी कि वाटर। अब यहाँ पर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये एक प्रेसिपिटेट है, ये नीचे जा कर के जम जाएगा और वाटर जो है वो ऑल अराउंड हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो सोल्यूशन है वो मिल्की लग रहा था। और हमारी बुक में एक स्टेप और आगे गए हैं कि देखो हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमने कार्बन डाइऑक्साइड पुट करके देख लिया कि वो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है और वाटर बन रहा है। अब अगर हम इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तब क्या होगा, तब हमें मिलेगा CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि एक प्रेसिपिटेट नहीं है बल्कि वाटर में सॉल्युबल है, एक एक्वस सॉल्यूशन है। तो देखो शुरू से इस रिएक्शन को समझो। पहले हमारे पास था लाइम वाटर जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस लाइम वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया थोड़ा सा। अब थोड़ा बहुत कार्बन डाइऑक्साइड जाने के बाद वो लाइम वाटर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, जो कि एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बन जाता है, नीचे जाके जम जाता है। ठीक है, इसके ऊपर से अगर हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते रहे और बहुत सारा कर दे, तब एक और रिएक्शन होगी और इन सब का प्रोडक्ट बनेगा CaHCO3 होल ट्वाइस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। ये लाइमस्टोन बहुत सारे फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि चॉक, मार्बल या और भी डिफरेंट फॉर्म्स में। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। उसको समराइज किया जा सकता है ऐसे कि जितने भी कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं वो एसिड्स या बेसिस के साथ रिएक्ट करके हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं, वाटर देते हैं और एक सॉल्ट देते हैं। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट सेक्शन में हम देखने वाले हैं कि एसिड्स और बेसिस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। इसको जब आपने 8th में पढ़ा था तो आप इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को एक बहुत अच्छी एक्टिविटी से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है इस क्लास में, जिसमें हमें क्या करना है ना, हमें फिनोफ्थलीन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। उस फिनोफ्थलीन में हम पहले बेस डालेंगे। जब कोई बेस डालेंगे हम उसमें, जैसे मान लो NaOH डाला हमने 2 ml, तो उस फिनोफ्थलीन का कलर हो जाएगा बिल्कुल पिंक कलर का। उसके बाद हमें बोला गया है कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl भी डालो, यानी कि बेस के बाद अब एसिड डालो। तो जब हम एसिड को डालेंगे ना तो हम देखेंगे कि
पिंक कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फिर से बेस डालते हैं तो फिर से पिंक कलर वापस आ जाएगा। यानी कि इधर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो एसिड है और ये जो बेस है, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहे हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को काट दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं बिल्कुल। रिएक्शन कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेट हो सकता है कि NaOH प्लस HCl इज इक्वल्स टू NaCl प्लस वाटर, यानी कि बेस प्लस एसिड इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये बस इतना ही था। आगे हम देखेंगे कि मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो इसके लिए एक मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड लेते हैं। इसमें अगर हम डाइल्यूटेड HCl डाल करके इसको थोड़ा स्टिर करते हैं तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसके जो कलर है ना उसमें थोड़ा चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। ये हल्का सा ग्रीन होने लगा है और जो कॉपर ऑक्साइड है वो पूरे सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगा है। और ये जो कलर चेंज हुआ था ना, जो ब्लू ग्रीन कलर आया था सॉल्यूशन में, ये इंडिकेट करता है कि ये जो एसिड और कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ है, इसके प्रोडक्ट में हमें मिला है कॉपर क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करती है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि मेटालिक ऑक्साइड्स बेसिक होती है नेचर में, तो ऑब्वियसली ये भी सिमिलर है एसिड बेस रिएक्शन के। तो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं बेसिक इन नेचर और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं एसिडिक इन नेचर। तो अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन हम बेसिस के साथ कराएंगे तो फिर से हमें न्यूट्रलाइजेशन टाइप एक रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो इससे रिलेटेड भी एक रिएक्शन हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं, उसको अगर यहाँ पर इन्फर करें तो हम देखेंगे कि कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है और कार्बन का ऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये हो गया हमारा एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो ये होगा एसिडिक इन नेचर। अगर हम इसका रिएक्शन एक बेस से कराते हैं, मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं जो कि हमने देखा हुआ है पहले, तो हमें उसमें जो प्रोडक्ट है वो मिलता है एक सॉल्ट और वाटर। तो अब तक के पोर्शन में हमने एसिड्स और बेसिस के डिफरेंसेस को बहुत अच्छे से कवर करा है, लेकिन इससे आगे इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम पहले देख चुके हैं कि जितने भी एसिड्स और बेसिस होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर हमें हाइड्रोजन गैस देते हैं एज प्रोडक्ट। ये एक सिमिलैरिटी हम देख चुके हैं। इसी को टेस्ट करने के लिए कि क्या हर कंपाउंड जिसमें एक हाइड्रोजन गैस होता है वो एसिड होता है क्या, इसकी टेस्टिंग के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको शॉर्ट में मैं बताती हूँ। इसमें इन्होंने क्या किया, एक सर्किट प्रिपेयर किया है एसिडिक मीडियम में और अलग अलग सॉल्यूशन के मीडियम में, जैसे कि ग्लूकोज है या अल्कोहल है, ये भी कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन होता है। और इसके अलावा एसिड्स है जैसे HCl या H2SO4। अगर हम एसिड्स को इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो हम देखेंगे कि सर्किट कंप्लीट होगी और जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। ठीक है, यानी कि ये करंट को पास कर पा रहे हैं अपने से, ये कंडक्टर बन रहे हैं। जबकि अगर हम ग्लूकोज या अल्कोहल जैसे कंपाउंड्स का यूज करते हैं तो हम देखेंगे कि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। और ये जो बल्ब का ग्लो करना है ये हमें बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो हो रहा है सॉल्यूशन से, और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो पा रहा है सॉल्यूशन में से। अब एसिड्स के सॉल्यूशन में क्या होता है ना कि जो ये एसिड्स हैं वो अपना H+ आयन, क्योंकि हर एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो वो अपना H+ आयन जो है उसको फर्निश कर देते हैं सॉल्यूशन में, और वो आयन करंट को कैरी कर लेता है। पर बाकी के कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल या फिर ये हमारा ग्लूकोज, ये अपने H+ आयन्स को फर्निश नहीं करते, जिसकी वजह से वो एक आयनिक सॉल्यूशन नहीं बन पाता और करंट वहाँ से पास नहीं कर पाता। तो इनकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए H+ आयन का फर्निश करना रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में हम कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl लेते हैं 1 ग्राम और उसमें डालते हैं थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसको कवर कर देते हैं अच्छे से टाइटली पैक और एक पाइप अटैच कर देते हैं उससे, क्योंकि एक गैस इवॉल्व होगी इस सॉल्यूशन से जिसको हमें लिटमस पेपर पर उतारना होगा। ठीक है, तो अब हम डेफिनेटली देखेंगे कि एक गैस ऊपर आ रही है और टेस्ट ट्यूब से सक्सेसफुली उस गैस को हम बाहर ब्लू कलर के लिटमस पेपर पर देखेंगे उतार के। और वो ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है, मेक श्योर कि वो गीला होना चाहिए, इट शुड बी वेट, and you will observe that the blue litmus paper has turned to red। तो अभी ये जो रिएक्शन हुई H2SO4 प्लस NaCl में, जिसका प्रोडक्ट बना Na2SO4 प्लस HCl, इसमें ये जो HCl है ना ये गैशियस फॉर्म में हमारा प्रोड्यूस हुआ। जिस गैस को हमने जब लिटमस पेपर पर उतारा तो वो ब्लू से रेड हो गया, दैट इंडिकेट्स कि ये एसिड है। ठीक है, लेकिन हमने उस लिटमस पेपर को गीला करके यूज़ क्यों करा था? ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब तक HCl अपना हाइड्रोजन
के आयन को फर्निश नहीं करता तब तक वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाता। और अगर वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा है मतलब वो एसिड है ही नहीं, इट्स स्टिल अ बेस। अगर हम सीधा ड्राई लिटमस पेपर पर उसको उतार देते तो कलर चेंज नहीं होता, हमें इसके लिए उसके H+ आयन को फर्निश करवाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन के आयन्स हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, दिस इज़ वेरी अनस्टेबल। इनको हमें एक वाटर का मीडियम देना पड़ता है जिसकी वजह से ये H2O में ऐड होकर के H3O+ आयन बनाते हैं एंड दैट्स हाउ दे कैन एग्जिस्ट, जिसको कि हम हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं। तो जब हमने ब्लू लिटमस पेपर को वेट कर दिया था यानी कि गीला कर दिया था और फिर हमने HCl को उधर उतारा, तब हमने देखा कि HCl में से जो हाइड्रोजन आयंस है वो फर्निश हो गए, जिसने कि इसकी एसिडिक कैरेक्टर को शो किया और तब जा कर के हमें पता चला कि ये एसिड है, क्योंकि तभी कलर चेंज हुआ। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वाटर में एसिड्स अपना H+ आयन फर्निश करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अब देखते हैं बेसिस का क्या होता है वाटर में। तो बेसिस सिंपली अपना OH यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन को फर्निश कर देते हैं वाटर में। अगर हम एक बेस का एग्जांपल लें दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो ये वाटर में जाकर के इसका कैटायन अलग हो जाएगा और एनायन अलग हो जाएगा, यानी कि Na+ अलग हो जाएगा और जो हाइड्रोक्साइड आयन है यानी कि OH- ये अलग हो जाएगा। सिमिलरली बाकी के बेसिस भी जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी वाटर के सोल्यूशन में जाकर के हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और K+ अलग हो जाएगा। और जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कालीज बोला जाता है। तो अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि एसिड्स H+ आयंस फर्निश करते हैं वाटर में और बेसिस OH- आयंस फर्निश करते हैं वाटर में, अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ऐसे थोड़ा सा इन्फर करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि एसिड में से H+ निकल रहा है, बेस में से OH- निकल रहा है, तो यहाँ पे OH- और H मिलकर के H2O बन जाएगा यानी कि वाटर बन जाएगा। बाकी का जो बचा है वो आपस में कंबाइन होकर के एक सॉल्ट बन जाएगा। अब देखो हमें कई बार ना स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ना यूज़ करके उन्हें डाइल्यूट करके यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। डाइल्यूशन का मतलब है कि एसिड या बेस में आपने वाटर डाल दिया, जितना ज़्यादा वाटर है और जितना कम एसिड है उतना ज़्यादा डाइल्यूटेड है ये सॉल्यूशन। इसको अगर और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखें तो आपने H+ आयंस के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाए नहीं, एसिड उतना ही है, लेकिन वाटर यानी कि H2O के कॉन्सेंट्रेशन को आप बढ़ाए चले जा रहे हो, तो हाइड्रोनियम के आयंस तो उतने ही बनेंगे, ज़्यादा स्पेस में कम हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट होंगे, तो इसको बोलते हैं डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब कभी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते टाइम आप पानी को एसिड में नहीं डालोगे, बल्कि ड्रॉप बाय ड्रॉप करके स्लोली आपने एसिड को वाटर में ऐड करना है, क्योंकि सीधा पानी को एसिड में डाल देना इज़ हाईली एक्सोथर्मिक और बर्निंग वगैरह क्रिएट हो सकता है उस केस में। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप करके आपने एसिड को पानी में डालना है फॉर द सेक ऑफ डाइल्यूशन।